हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो 2000 हम आज जो 2023 का प्रश्न पत्र है उसकी आंसर की लेकर के आए हैं। पहले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देंगे आपको विद सॉल्यूशन के साथ, जो बहुविकल्प क्वेश्चन थे। जो परीक्षा में नया परिवर्तन था, पहले क्या होता था, 6 क्वेश्चन बहुविकल्प पे आते थे, उसके बाद अब 20 बहुविकल्प पे आते हैं। तो हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम उनमें से पहले 10 क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद फिर 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। हम आपको 20 क्वेश्चनों की विद सॉल्यूशन के साथ 2 वीडियो यहाँ से 2 आपको यहाँ पर लेक्चर मिलेंगे। और ये 2023 का प्रश्न पत्र है 10th क्लास का। तो हम यहाँ पर 1 बाई 1 क्वेश्चन करके देखेंगे और इनका आंसर साथ के साथ लेते चलेंगे। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो इसमें किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इसमें है, तो हम इसमें डी ऑप्शन आपका होता है। डी मैंने कई बार बताया आपको कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लगाना है, कितनी बार बताया है। तो यहाँ पर देखिए इसका डी ऑप्शन होता है ए गुना बी में से और ब्रैकेट में ए कोमा बी, मीन्स पहली और दूसरी संख्या का में से मल्टीप्लाई लेस है और यहाँ पर ए कोमा बी का मतलब है यहाँ पर ए और बी का लेस है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होता है। 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन होता है। यदि हम और भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दें तो ए ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पर देखिएगा ए ऑप्शन। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन था और क्वेश्चन पहला ही है। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इसमें ऑप्शन क्या है, आपका राइट आंसर क्या है। तो हमने पहले ही बताया आपको कि इसमें डी ऑप्शन होता है। देखिए ए गुना बी मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में से, दोनों संख्याओं का में से गुना दोनों संख्याओं का लेस है। तो इसका थोड़ा सा हम डिटेल में और बता दें आपको। यदि हम यहाँ पर देखिए क्या इसके फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुना ले से। एक तो ये होता है। अगर इसमें 2 संख्या ए और बी हो सकती हैं तो यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं, जैसे कि 2 संख्याओं का में से ए बी का में से और ए बी का लेस है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। और क्या बनता है, यदि हम इसको लिखें एक संख्या जैसे कि ए गुना दूसरी संख्या मीन्स बी बराबर, अब यहां में से किसका में से, ए बी का में से, और यहां पर लेस है, किसका लेस है, ए बी का लेस है। तो यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो ये आपका पहला रूप हो गया। सेकंड ये हो गया लेस है में से। और यदि देखिए, यदि लेस आपका एक संख्या यहां पर है, एक संख्या आपसे पूछा गया, एक संख्या पूछा गया है और आपको चीजें दी हैं, में से भी दिया है, लेस भी दिया है और दूसरी संख्या भी दी है। आपसे जो पूछा गया एक संख्या, जिसको पूछा गया वो उधर ही रखना है लेफ्ट में। तो यहां पर आ जाएगा में से, किसका में से, ए बी का में से, और गुना लेस है, किसका लेस है, ए बी का लेस है। अपोन में कितना आएगा, दूसरी संख्या मीन्स आप जानते हैं दूसरी संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर बी हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये बनता है। एक और क्या बनेगा, यदि आपकी एक संख्या इधर है तो दूसरी संख्या यहां पर आ जाएगी, दूसरी संख्या मीन्स बी यहां पर रहेगा, और में से, किसका में से, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का, लेस है यहां पर क्या, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का, और नीचे क्या रहेगा, यदि दूसरी संख्या पूछी है तो एक संख्या यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट, एक संख्या क्या है हमारी, ए। और यदि ऐसा पूछता है आपसे, में से पूछा है, क्या पूछा, में से, जब में से पूछेगा, जैसे कि एक संख्या यहां है तो दूसरी संख्या कहां जाएगी, लेस में से के नीचे। यदि दूसरी संख्या यहां है तो एक संख्या कहां जाएगी, लेस में से के नीचे। यदि आपको में से पूछ रहा है तो में से का भाई क्या है, लेस है, तो लेस कहां जाएगा, नीचे। जैसे एक संख्या का भाई दूसरी संख्या, ऐसी एक संख्या यहाँ पर है लेफ्ट में तो दूसरी संख्या नीचे जाएगी राइट के। ऐसे ही दूसरी संख्या पूछा तो एक संख्या नीचे जाएगी। जैसे कि हम ऐसे पूछ रहा है तो ले से आपका नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक संख्या गुना दूसरी संख्या,
सॉरी। और यदि आपको ऐसे दिया जाए, यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको यहाँ पर ले से पूछा गया है, ले से पूछा गया, ले से यहाँ रहेगा तो दूसरी, देखिए मैं से यहाँ पर आ जाएगा, अगर ले से इधर है तो मैं से इधर आ जाएगा, और यहाँ पर एक संख्या गुना दूसरी संख्या, और आपको ऐसे भी लिख सकता है ये, ले से बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या आ जाएगा बेटा, बटे में आ जाएगा में से। अगर यहाँ पर में से है, इधर लेस आ जाएगा। तो ये चीजें परीक्षा में किसी भी तरह से पूछ सकता है। मैंने आपको जितनी भी प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, आपको सारे विकल्प दे दिए हैं, और अच्छी तरह से इसको नोट करिए। चलिए, यदि कोई बात समझ में ना आए तो मुझे बता देना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, परीक्षा में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। जब तक यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन का हर प्रकार से सॉल्यूशन देंगे जैसा आपको चाहिए, और जैसा बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछे, हम उसका तोड़ यहाँ पर आपको देंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में क्या बोला है कि एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, तो 4 में से कौन सा है, आपने कौन सा ऑप्शन लगाया होगा। देखिए, यदि आपको कोई 10th क्लास में कोई आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो आपका रिलेटिव, तो आपको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हम परीक्षा में कौन सा ऑप्शन लगा गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक ये कह रहा है कि एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर √2 के बारे में पूछा जाता है। तो √2 कैसी संख्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको तो आप गांठ लगा लीजिए, यदि √2 आ जाए, √3 आ जाए, और रूट कैसी भी आ जाए, तो यह अपरिमेय संख्या है। और 2 के बारे में पूछे तो 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको 2 क्वेश्चन इससे रिलेटिव दिए। तो बात परिमेय और अपरिमेय की चल रही है। तो 2 कैसी संख्या है, ये परिमेय भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, और ये 2 सम संख्या भी है। तो 2 से रिलेटिव हमने जो भी आंसर आ सकता था वो आपको दिया। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात करें यदि, तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डैश, ये हमारे नेचुरल नंबर है। लेकिन बात किसकी करी जा रही है, बात करी जा रही है एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए यदि मैं इसकी बात करूं क्वेश्चन की, परिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए। यदि अब देखिए भागफल कह रहा है, भागफल देखिए एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। देखिए हम इन दोनों का यदि हम भागफल ले, यदि देखिए अगर यदि ये आ जाए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, ये परिमेय है, ये परिमेय है और ये आपका अपरिमेय है। यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा। यदि देखिए मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो आपका ऑप्शन होगा यहां पर अपरिमेय। ठीक है, यदि आपका यहां पर पहला क्वेश्चन क्या बना, परिमेय प्लस अपरिमेय आपका होगा अपरिमेय। और यदि आपका यहां पर परिमेय क्या है, देखिए परिमेय माइनस अपरिमेय, तब भी आपका अपरिमेय ही आना है। यदि यहां पर यह क्वेश्चन बन जाए परिमेय भागफल अपरिमेय, तब भी आपका ऑप्शन होता है अपरिमेय। और यदि आपका एक और ऑप्शन ले अपरिमेय भागफल परिमेय, तब भी आपका आंसर होगा अपरिमेय। यदि आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, परिमेय मल्टीप्लाई अपरिमेय, तब भी आपको आंसर देना पड़ेगा अपरिमेय में। तो आपको ये जितने मैंने क्वेश्चन बताए, परिमेय मल्टीप्लाई अपरिमेय, अपरिमेय आना है। तो इस
क्वेश्चन को देखते हुए हमने, यदि उसने एक शून्येतर परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, तो आपको ऑप्शन बी लगाना है। क्या लगाना है? ऑप्शन बी लगाना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इनको भी अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि, ठीक है। और जो 10th क्लास में आए हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये वीडियो, और जो 10th क्लास यहाँ एग्जाम दे चुके हैं तो वो अपना आंसर की मैच कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लगभग सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। तो यदि मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले m बराबर कितना दिया है 5। यदि हम इसका सॉल्यूशन देखें, देखिए बच्चे यहाँ पर सॉल्यूशन जो है आपको आसान से आसान मेथड में दिया जाएगा, विधि में दिया जाएगा। देखिए, और यहाँ पर n इक्वल्स टू कितना दिया है m+7, और वैल्यू किसकी निकालनी है? √m² + n² की। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, m का मान यहाँ रखिए, 5 + 7 कितना जाएगा? 12 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आ गई। हमारे पास m की ऑलरेडी थी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट? यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है √m² + n² की रूट में। अब यहाँ पर देखिए m की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? यहाँ पर हमारी m की वैल्यू है 5। यहाँ पर 5 रखेंगे आप। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी ने क्या होगा, और आशा करता हूँ कि सभी ने अच्छा ही क्या होगा, सही नंबर होने चाहिए आपके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? यहाँ पर 12 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना है? 144 मीन्स 144। दोनों को ऐड करेंगे 169 मीन्स 169, और 169 का होता है 13। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन होता है सी। जिसने सी लगाया होगा तो लगाया होगा उसका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम 6, 7, 8 में हमने काफ़ी बार किए होंगे क्वेश्चन। जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर होता है उसमें से समतुल्य जो फ्रैक्शन हमसे पूछा जाता है, समतुल्य जो परिमेय संख्या होती है वो हमसे कई बार पूछा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमसे कई बार इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें सोचने वाली ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। समतुल्य, देखिए हम किसी भी संख्या के समतुल्य अनंत इनफाइनाइट संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक परिमेय संख्या लेकर के बताता हूं। सपोज दैट कि 2/5 है। सपोज दैट 2/5 है, इसके समतुल्य बताना है। तो हमने क्या करना है, इसके समतुल्य क्या होगा? 2 में मल्टीप्लाई करिए। देखिए पहले हम बात करते हैं इसकी। तो हम यहाँ पर पहली संख्या क्या ले? पहली संख्या देखिए 2/5। पहले हमने क्या करना है? 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। 2 के ऊपर करिए, 2 के नीचे करिए, क्योंकि हम निकाल रहे हैं समतुल्य। समतुल्य में क्या होता है, देखिए गणित का एक नियम ये भी है कि यदि हमने 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2 2 4 और 2 5 10, यहाँ पर आ गया 4/10। बात करते हैं दूसरी की। फिर से 2/5 लीजिए आप, फिर से 2/5 लीजिए। आपको मल्टीप्लाई करनी है 3/3 की। तो 3 2 6 यहाँ पर, और 3 5 15। तो यहाँ पर देखिए तीसरी 2/5 मल्टीप्लाई कर दो 4/4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। देखिए हम इसके यहाँ पर इनफाइनाइट अपरिभाषित मीन्स इनफाइनाइट, हम कितने भी समतुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आगे इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पर हमने 3 तक निकाली, 4 5 6। आगे जितनी समतुल्य संख्याएं निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। इसका कोई अनंत बिंदु नहीं है, मीन्स अन्य इसकी लास्ट पॉइंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि लास्ट परिमेय संख्या हमारे पास नहीं है। तो ना तो 1 होता है, ना 2 होता है, ना 3 होता है, और क्या होगा हमारा ऑप्शन 4। यहाँ पर डी होता है। डी का मतलब यहाँ क्या है? अपरिभाषित। हम मतलब उसको परिभाषित कर ही नहीं सकते। इसका मतलब अपरिभाषित का मतलब है हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। और यदि यहाँ पर ऑप्शन आपका इनफाइनाइट होता, इनफाइनाइट मीन्स आपका अनंत होता है, तो यहाँ पर अनंत भी आपका आंसर सही है, अनंत। और इसको ये भी लिख सकते, ये भी आंसर हो सकता था परिभाषित नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अच्छे से माइंड में उतार लिया होगा। और स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए बहुत से बच्चे क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे। मैंने इस तरह की यानी कि रेखाएं समांतर है, रेखाएं संपाती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, या रेखाएं पर मैंने आपको 2 से 3 वीडियो अच्छे से समझाकर डाल दी थी। लेकिन जिस बच्चे ने देखी होगी उसका बेनिफिट हो गया होगा।
वो क्वेश्चन को देखते ही समझ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा डीपली समझाना चाहता हूं। जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी होगी तो वो इस क्वेश्चन को देखते ही उसने तुरंत आंसर लगाया होगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं, आप खुद ही जो वीडियो देख रहे हैं अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बात करते हैं पहले ऑप्शन ए की। तो यहां पर बोला गया है रेखाएं समांतर है। तो रेखाएं समांतर कब होती हैं, यहां पर मैं आपको विद फिगर आपको समझाऊंगा इसका क्या होगा। देखिएगा, जब रेखाएं समांतर हैं तो इसमें एक पॉइंट और होता है, रेखाएं संगत होंगी। रेखाएं संगत होंगी, रेखाएं संगत है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बनता है स्टूडेंट, यहां पर दूसरा पॉइंट बनता है, जब रेखाएं समांतर है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यहां पर ये देखिए, मैंने आपको बताया जब रेखाएं समांतर है तो रेखाएं यहां संगत नहीं आएगा, असंगत आएगा। ठीक है, जब रेखाएं असंगत हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं है। तो देखिए इसका फिगर क्या बनता है, यहां पर देखिएगा, जब रेखाएं समांतर हो तब की बात करते हैं। तो ये पहली रेखा है L1 और ये आपकी दूसरी रेखा है L2। जब रेखाएं समांतर होती हैं, जब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी किसी बिंदु पर या किसी बिंदु पर मिलेगी, तभी उस रेखा का आंसर मिल सकता है। वो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका एक कोई बिंदु होगा, पॉइंट होगा, तो वो इसमें नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। बात करते हैं इसकी सेकंड की बात करते हैं। यदि हम सेकंड की बात करें, आपको देखिए, और यहाँ पर क्या हो सकता है, और थोड़ा सा देख लीजिए, रेखाएं समांतर हैं तो आप देखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। यहाँ पर देखिए ये वाला अप्लाई होता है, और यहाँ पर यदि तीसरे की बात करें तो यहाँ पर C1/C2 मीन्स ये रेखाएं क्या होगी, यहाँ पर समांतर होगी। तो यहाँ पर यदि ये देता तो आप समझ जाते हैं यहाँ पर क्या दिया है, तीनों इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर लास्ट वाला इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप समझ जाएंगे रेखाएं समांतर है, रेखाएं असंगत है, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो बात करते हैं दूसरे की, रेखाएं संपाती है। किसकी, रेखाएं, दूसरे की बात करें यदि हम, रेखाएं संपाती है। देखिए रेखाएं संपाती कब होगा, जब रेखाएं संपाती हैं तो बात करते हैं किसकी, पहले इसका फिगर समझ लेते हैं, फिगर से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब रेखाएं संपाती का मतलब है रेखा एक दूसरे के ही ऊपर है, पहली ये L1 है और जो दूसरी है वो इसके ऊपर ही है, जस्ट यहाँ पर L2 भी यहीं पर है, तो ये हम क्या बोलेंगे, रेखाएं संपाती है। तो संपाती का यहाँ पर जो रिलेशन आता है, वो क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर देखिए तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं संपाती हैं। बात करते हैं किसकी, आगे बात करें यदि हम इसकी, देखिए जब रेखाएं संपाती हैं तो रेखाएं संगत है, रेखाएं संगत है। दूसरा यहाँ पर देखिए रेखाओं, देखिए समीकरण के अनंत अनेक हल हैं, अनंत अनेक हल हैं। तो यहाँ पर देखिए अनेक हल हैं, और इसका ऑप्शन और क्या हो सकता है, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या आ सकता है, अनेक हल हैं। तो यहाँ पर आपने देखा रेखाएं संपाती हैं, जब रेखाएं संपाती हैं तो क्या क्या हमारे आंसर निकलते हैं, यहाँ पर क्या क्या बात आती है कि रेखाएं संपाती हैं तो रेखाएं संगत है। और नंबर 2 समीकरण के, यहाँ पर देखिए के छूट गया, समीकरण के अनंत अनेक हल है। दूसरे यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट क्या आ सकता है, इसको चेंज करके ये लिख सकता है, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए हमारा, यहाँ पर मैच करेंगे, ये देखिए तीनों यहाँ पर दिया है तो क्या होगा, हमारा ये रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है। जब मिलता है तो क्या होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होंगी, तो तीनों इक्विवेलेंट आएंगे, A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2, तीनों इक्विवेलेंट आएंगे।
तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी होता है। चलो प्रतिच्छेदी की बात करते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो उसका क्या फिगर बनता है, बात करते हैं। रेखाएं सी की बात करें यदि प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं आप देखिएगा। हम लिखेंगे रेखाएं संगत है, नंबर 1 पहला पॉइंट क्या बनता है, रेखाएं संगत है। दूसरा, केवल असंगत किस पर होगा, रेखाएं समांतर पर, बाकी सब पे क्या होगा, संगत। दूसरे की बात करें यदि हम, रेखाएं संगत हो गई, रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो तीसरा पॉइंट यहां पर क्या बनता है, समीकरण का केवल अद्वितीय हल है, समीकरण का अद्वितीय हल है, केवल लिख सकते हैं, केवल अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो यहां पर आप इसको अच्छी प्रकार से स्टूडेंट समझ गए होंगे आप। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो रेखाएं संगत होगी, नंबर 1 पॉइंट। समीकरण का केवल अद्वितीय हल है, केवल यहाँ पर एक हल भी आ सकता है, केवल और केवल एक हल होगा। इसके फिगर की बात करें यदि हम, फिगर की बात करें यहाँ पर, इसके चित्र की क्या बनता है देखिएगा। तो इसकी रेखाएं कैसे कैसे आती हैं, एक रेखा ऐसे चली जाएगी, दूसरी ऐसी चली जाएगी। तो यहाँ पर ये आपकी दो रेखाएं हैं L1 और L2, तो ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, किसी बिंदु पर क्या करेगी, ये प्रतिच्छेद करेगी। मीन्स यहाँ पर कोई बिंदु P है, उस पर प्रतिच्छेद कर रही है x, y। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है x, y, तो यहाँ पर हम इसको x1 y1 भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कि इस समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल है। तो क्या क्या होगा, केवल और केवल एक अद्वितीय हल। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इनको तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि आगे आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और इसे नोट करेंगे। और इसका रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो रेखाएं संगत है, इसका रिलेशन क्या आता है, रिलेशन और लिख देता हूँ। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ पर ये रिलेशन आता है, आप इसे नोट करिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। और देखिए 6 में क्या बोला गया है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने आंसर 21 लगाया होगा या 42 लगाया होगा, यदि 63 लगाया होगा तो उसका आंसर सही है, और यदि 84 लगाया होगा तो उसका आंसर गलत है। तो बात करते हैं 1/3 की, वो बोला है किसी संख्या का 1/3 21 है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, हम इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टूडेंट यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितनी प्रकार से दे सकते हैं देखिएगा। नंबर 1 बात क्या है, नंबर 1 बात 1/3, जो पहला ही ऑप्शन हमारा, मतलब जो पूछा गया है 1/3 संख्या का 1/3, संख्या का 1/3। नंबर 2 संख्या का आधा। नंबर 3 संख्या का 1/4, संख्या का 1/4। तो आपसे यदि इतना पूछे, संख्या का 1/3, संख्या का आधा, संख्या का 1/4, यदि आपसे यहाँ पर 1/3 पूछा गया है, हमने 2 पार्ट अपने पास से लिए हैं, तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन उसने बोला है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। देखिए कौन सी होगी, हमने पहले ही ऑप्शन लिया और इसका क्या कर दिया, 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, इसका 1/3 करिए तो 3 7 21, यहाँ पर कितना स्टूडेंट 7 आया, 7 आया। तो बात करते हैं, देखिए 7 आना क्या चाहिए था, 21 आना चाहिए था, तो ऑप्शन ए भी हमारा नहीं है। तो ऑप्शन बी की बात करते हैं, बी क्या है, देखिए बी आपका ऑप्शन होता है 42 देखिए इसका क्या करना है, 1/3 करना, तिहाई करना है, तिहाई का मतलब है उसे 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 14
यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 थी 42, 14 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 14, तो हमारा ऑप्शन 14 भी नहीं आया। मीन्स हमारा क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। जब 21 आ जाए तो समझेंगे कि वो संख्या हमारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सी की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 63/3। ऑप्शन सी क्या है, उसने बोला कि 1/3। हमने 63 का 1/3 कर दिया, तो यहाँ पर 21 थी 63। हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 21 आता है। क्या आता है, 21, 21। तो यहाँ पर देखिए 21 आया और यहाँ पर 21 हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन कितना होता है, ऑप्शन होता है 63। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है 63। बात करते हैं डी की, तो डी क्या है यहाँ पर देखिए, यदि डी की बात करें, उसने दिया था कितना, वैसे तो हमारा ऑप्शन 63 है, मिल गया, लेकिन 80, यहाँ पर डी 84 है, इसका 3 करते हैं, यानी कि 1/3 करते हैं, 1/3। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24, यहाँ पर 28 मिलता है। तो बात करते हैं किसकी, हमने बात करी थी, यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारा सी। हमने क्या कहा था कि यदि किसी संख्या का 1/3 21 है तो बराबर किसके होगा। जब हमने ऑप्शन से उठाया तो यहाँ पर 21 मिलता है। देखिएगा, मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए, माना x कोई संख्या थी, संख्या का 1/3 करते हैं, तो संख्या x है, x का 1/3, और यहाँ पर कितना दिया है, 21 के बराबर है, 21 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा x = 21 थी 63। तो आपका देखिए पहला ही ऑप्शन आता है। यहाँ पर यदि वो कहता कि संख्या का आधा बोलता, तो यहाँ पर आपको 21 लेना पड़ेगा। तो देखिए 21 दूनी 42, x बराबर आ जाता 42। यदि संख्या का आधा बोलता तो आंसर होता आपका 42, बी ऑप्शन हो जाता। और यदि संख्या का 1/4 बोलेगा, संख्या x है, संख्या का चौथाई 1/4 हो जाएगा, और कितना, वो किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा। किसी भी संख्या के बराबर कह सकता है। यहाँ पर 21 लिया तो हमने 21 ले रहे हैं। यदि संख्या का आधा बोलता तो 42 आंसर आता। यदि संख्या का चौथाई 1/4 बोलेगा तो क्या आएगा, देखिए x बराबर 21 चौक 84। तो यहाँ पर संख्या का 1/4 बोलेगा तो आंसर हमारा होगा 84। तो आंसर आपको आप मिलान करेंगे तो यहाँ पर 63 आता है। आप इसे नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो हमने लिया है 7, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 दिया है हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ज़्यादा कोई टफ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यदि एक मूल 2 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण, जो समीकरण दी है हमें, तो यहाँ पर देखिए समीकरण क्या है, x² + 2x - p = 0। तो यहाँ पर हमें एक मूल दिया है, सबसे अच्छी बात है। तो एक मूल अल्फा बराबर x मान लीजिए, यदि दूसरा देता तो वो हो जाता बीटा। तो यहाँ पर एक मूल दिया है -2, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, -2। यहाँ पर x के स्थान पर -2 रखना है, और यहाँ पर देखिए 2 और x के स्थान पर -2 और माइनस के p = 0। देखिए 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस के 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 2 जा 4 आ जाएगा, माइनस के p = 0, और 4 से 4 कट जाएगा, तो p की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 0। तो p की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पर 0 होती है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा होता है, तो आप इसे नोट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये थ्योरम आपकी आ गई है। थ्योरम बहुत अच्छी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी आया होगा। तो आगे यदि कोई क्वेश्चन आया होगा तो हम आपको बताएंगे। वैसे एक क्वेश्चन आया है तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये हमारी जो थ्योरम है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि जब ये थ्योरम किस में अप्लाई होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जब दो त्रिभुज समरूप हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी
उनके उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। वे दोनों त्रिभुज, मान लेते कि पहला त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। क्या है? PQR है। तो ये यदि ये कंडीशन है तो आपका ये थ्योरम यहाँ पर लगती है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, जब किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मीन्स हम कह सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पर क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं, AB ले ले, AB का वर्ग अपॉन PQ का वर्ग। तो यहाँ से देखिए BC का वर्ग अपॉन QR का वर्ग। यदि कोई दो त्रिभुज हैं, यदि दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, वे दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पर देखिए AC अपॉन PR। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, उनका अलग अलग स्क्वायर भी लगा सकते हैं और एक साथ भी लगा सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर ये थ्योरम लग रही है। थ्योरम किस में लगती है, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें क्या बोला गया है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप इसे नोट करेंगे। ऑप्शन हमारा होता है यहाँ पर सी, यहाँ पर सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इससे रिलेटेड आ जाए, तो आपको ये थ्योरम आपको याद रखना होगा, और थ्योरम के साथ साथ ये इसका रिजल्ट है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। हमने बताया कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज होंगे, तो वो होंगे समरूप होंगे। मैंने यहाँ पे बताया है समरूप, ये समरूप का साइन है, तो वो कभी देखिए वो समबाहु कभी नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यदि ये थ्योरम लग रही है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होता है कभी भी, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा होता है, सी। जिसने सी लगाया होगा वो उसका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन किस प्रकार से है आप देखेंगे, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको कर सके। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु मान लिया ए है और यहाँ पर कोई बिंदु बी है, दोनों के निर्देशांक दिए हैं। उसने पूछा है कि एक्स अक्ष पर यहाँ पर कोई बिंदु पी है, उसके निर्देशांक आपसे पूछे हैं। वो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित एवं इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। एक्स अक्ष पर होगा तो y बराबर 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर होगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x अक्ष पर है तो x आपका x ही रहेगा, और y अक्ष पर देखिए y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर है। और ये बिंदु जो है P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, दोनों से समदूरस्थ है। मीन्स AP की डिस्टेंस और PB की डिस्टेंस इक्वल है, कहने का मतलब ये है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको x1 बिंदु, पहले AP के निर्देशांक ले लेते हैं, AP के निर्देशांक। तो स्टूडेंट यहाँ पर AP के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, A के कितने आ जाएंगे 2,-5 और B के कितना आ जाएगा -2,9। तो यहाँ पर देखिए इसको आप x1 y1 डाल लेंगे, x2 y2 डाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से दोनों के क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर AP लिखेंगे और बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका देखिए आंसर आ जाएगा। बात करें पहले x2 की, x2 आपका -2 है, और यहाँ पर देखिएगा, सॉरी हमने एक गड़बड़ कर दी है। देखिए यहाँ पर AP का लिखना था और हमने यहाँ पर
बी का लिख दिया है, कोई बात नहीं है। तो हो यहाँ पर मैं फिर लिखा जा रहा है, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर x2 कितना होता है, x होता है, और x1 कितना हो जाता है -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से क्या होगा y2 कितना है 0 और y1 कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर -5 है तो +5 हो जाएगा। बात करते हैं इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, x² + 2 का 4 और दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, और यहाँ से देखेंगे और 0 का स्क्वायर 0, ये 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। यदि हम इसको और थोड़ा से सिंप्लीफाई करें, x² - 4x और इन दोनों को ऐड करें तो 29 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक इक्वेशन हमारा ये आ गया है इक्वेशन रूट के अंदर, और दूसरी इक्वेशन इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पी बी के निर्देशांक लिख लेते हैं, पी बी के निर्देशांक। तो पी बी के निर्देशांक क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर पी के x, 0 और b के क्या हो जाएगा -2, 9। फिर से x1 y1 x2 y2 रख लेंगे इनके नाम, और नाम रखने के पश्चात आपको इस फॉर्मूले में रखना है, तो उसका नाम देते हैं पी बी अंडर रूट, यहाँ पर x2 कितना है दोस्तों, यहाँ पर -2 है, x1 आपका x है, और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 और y1 कितना है 0। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं स्पेस के लिए। यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, x² हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों का ट्वाइस करेंगे 2x का 4x आ जाएगा। बात करते हैं 9 का 81 आ जाएगा, 9 9 81 होता है। और यदि हम इसको ऐड करें तो ऐड करने के पश्चात कितना आता है, x² + 4x और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 85। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारी ये आती है, थोड़ा सा हमने इसको देखिए, इसको यहाँ पर थोड़ा स्मॉल x में लिख दिया, तो कैपिटल X में ही लिख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे दोनों ये AP आगे PB आगे दोनों को बराबर रख देंगे, AP का स्क्वायर रखें और PB का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर रूट हट जाएगा, बस इतना हमें सहूलियत हो जाएगी क्वेश्चन में। तो x² + 4x + 85, ठीक है। तो यहाँ से x² से x² कैंसिल हो जाएगा, आप इसको माइनस के 4x है, 4x इधर ही रखिए और प्लस के 4x इधर हो रहा है, माइनस के 4x हो जाएगा इधर आकर, उधर 85 है और माइनस के 29, यहाँ से माइनस के 8x हो जाएगा। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब यहाँ पर 15 में से 15 में से 9 गया 6 बचता है, और यहाँ पर 7 7 is 2 और यहाँ 5 आ जाएगा, 8 7 जा 56, तो x = आ गया -7। तो यहाँ पर स्टूडेंट x की जो वैल्यू है -7 आता है और ये 0। आप देखिए हमारा आंसर आ चुका है, हम अपने उत्तर की मिलान करेंगे। यहाँ पर जो -7,0 होगा वो हमारा आंसर होगा, -7,0 आपका आंसर होता है B। आप ऑप्शन B लगाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन होता है आपका B। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, हमारा आज का लेक्चर जो है अंतिम क्वेश्चन है इसका। तो अंतिम जो 10th क्लास के हमने आंसर की दिए हैं, यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन लिए थे और 10 क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे इसका सॉल्यूशन। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर समद्विबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। ये त्रिभुज मान ले ABC है, कोई त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो उसके दोनों कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या होंगे स्टूडेंट, बराबर होंगे। क्या होंगे, ये दोनों स्टूडेंट बराबर होंगे कोण। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारा, ऑप्शन होता है C, ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन C। जब कोई त्रिभुज की दो भुजा, कोई भी त्रिभुज हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज ही बोलेंगे, समद्विबाहु। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, समद्विबाहु, इससे ही समझ जाना चाहिए। सम का मतलब है समान,
सम का मतलब क्या है? समान, समान द्विबाहु मीन्स दो भुजा, दो भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है स्टूडेंट, उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। जो भुजा समान है उसके सम्मुख कोण, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब ये वाला एंगल, जो संलग्न भुजा, जो बराबर के संलग्न भुजाओं से बने हुए एंगल, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, इन दोनों ये आमने सामने वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन होता है यहाँ पर सी। तो चलिए दोस्तों, आज की दमदार वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और गुड नाइट, शुभ रात्रि। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।